सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने सीखा फसलों के प्रकार, राबी, खरीफ, कृषि के चरण, मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजारों के बारे में। दोस्तों, ये देखो, मैंने भी एक नन्हा पौधा उगाया है ना अच्छा? लेकिन ये चाचा जी के लगाए पौधे जैसा हरा भरा और बड़ा नहीं है। हाँ, ये तो है। मैंने तो मिट्टी को पोला भी किया था, उसमें पानी भी डाला था, फिर भी पता नहीं क्यों। तुम्हारे पौधे को खाद की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। भाई देखो, ऐसा है कि खाद बनाने के लिए हम इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, सब्जी, फलों के छिलके और सूखी पत्तियां डालेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। और क्या डालना है इसमें? केचुए, और वही तो इसे खाद बनाएंगे। ओह, अच्छा, तो यही होती है केचुए वाली खाद, जिसके बारे में मैंने अपनी कक्षा 6ठी में पढ़ा था। अरे, ये क्या क्या है ये? केचुआ खाद, उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक जैविक खाद। अच्छा, तो इसे जैविक खाद भी कहते हैं। ये भी तो एक तरह की खाद है, इस पर भी कुछ लिखा है। यूरिया, उर्वरक। मतलब ये रासायनिक खाद है। ये फैक्ट्री में केमिकल से बनाते हैं। केमिकल तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आजकल सब्जियों में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जैविक खाद का ही क्यों नहीं? तुम खुद पौधों में इन्हें डालकर पता क्यों नहीं लगाती कि इनमें क्या अंतर है? हम इन 3 गिलासों में बीज बोएंगे। गिलास 1 में खाद, गिलास 2 में उर्वरक, गिलास 3 में दोनों डालेंगे। अब 10-12 दिन बाद अंतर देखते हैं। 12 दिन बाद। ये देखो भैया, खाद और उर्वरक वाले में सबसे अच्छा पौधा उगा है और केवल खाद से कम उपज हुई है। अब मैं समझी कि किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, ये कोई नहीं सोचता। इसीलिए तो केचुआ खाद वाली खेती यानी जैविक खेती ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उर्वरक कुछ समय के लिए फसल का उत्पादन बढ़ा देता है, पर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जमीन बंजर हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिससे मिट्टी के जैविक पदार्थ और जीवाणु खराब होते हैं, जबकि जैविक खाद से उपजाऊपन बढ़ता है। सानिया, खाद देने के बाद कौन सा चरण होता है? वही जो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, पानी देना। देखो, यहाँ सभी पानी देने यानी सिंचाई के लिए ये तरीके अपनाते हैं। क्या आप अपनी विज्ञान पुस्तक में से देखकर इन तरीकों के नाम पहचानने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है इनके? सानिया,
ये किसान मुंह नाक ढककर क्या छिड़क रहे हैं? जरूर कुछ हानिकारक ही होगा। भैया, मैंने पढ़ा है कि खेतों में कुछ बेकार पौधों और कीटों को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़कते हैं। एक बार टीवी पर भी देखा था कि इस केमिकल से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। ये केमिकल इन सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता होगा। कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से न केवल साग सब्जियां केमिकल युक्त हो रही हैं, जबकि कीटनाशक का फसल पर छिड़काव करने वालों के लिए यह भी हानिकारक है। इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है खरपतवार केवल हाथों से उखाड़ देना ज्यादा बेहतर उपाय है, ताकि केमिकल का प्रभाव फसल पर ना पड़े। इस फसल के पकने के बाद इसकी कटाई आप कब करोगे? कटाई तुम अपनी दीपावली की छुट्टियों में आकर देख सकती हो। भैया, कटाई होने में अभी समय है, लेकिन हम कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीन तो देख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है दरांती। इससे फसल को हाथ से काटते हैं। लेकिन इससे तो बहुत समय लगता होगा। मशीन से यह काम जल्दी हो सकता है। क्या आप इस मशीन का नाम बता सकते हैं? सानिया, अब हम कटाई के बाद वाले और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हाँ भैया, अंतिम चरण, जिससे हमने ये सफर शुरू किया था, यानी भंडारण। तो दोस्तों, मेरे इस सफर में हमने जाना फसल के लिए खाद और उर्वरक का महत्व और हानिकारक प्रभाव, सिंचाई के तरीके जैसे मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, खरपतवार से सुरक्षा के तरीके, इसके नुकसान, कटाई के औजार, दरांती, हार्वेस्टर, अनाज के भंडारण की आवश्यकता।